छठा क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 0 और 3x - 4y बराबर 34। तो ये तो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x + 3y बराबर दिया हुआ 0, जबकि 3x - 4y बराबर दिया हुआ 34, ऐसा दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, x - y का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, x - y बराबर क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक टर्म को यहाँ से टर्मिनेट करते हैं। जैसे 2x है और 3x है, तो ऐसा करते हैं, या तो हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 4y को कंप्लीट करना है, यहाँ से हटाते हैं, तो 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 3 से, सारे टर्म में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे देखो फायदा क्या हो गया। अब इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन के साथ ऐड करते हैं, तो ये 4 × 12y प्लस में और 4 × 12y माइनस में कट जाएगा, आ जाएगा 8x और 9x मिलके 17x। बोलो होगा क्या। और 4 × 0 तो 0 हो गया, 34 तिया, तो 34 तिया का मतलब सिर्फ 34 तिया रखो, 34 × 3। क्यों ऐसा रखे, गुना नहीं किए, 17 से ये कट जाने वाला है इसीलिए। तो x का वैल्यू क्या आ गया 6। अब किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू अगर रखते हैं तो y का वैल्यू निकल जाएगा। कहीं भी तुम रख के देखो, जैसे 2x + 3y बराबर है 0। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो 6 दूनी 12 आ गया, प्लस 3y बराबर 0। तो 12 + 3y यानी सिर्फ 3y बराबर हो जाएगा -12, और y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -4। बोलो आएगा क्या। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, x - y। तो x का वैल्यू आया 6 और y का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो आंसर इसका क्या होगा 10। 6 × 4 = 10, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये समझ रहे हो क्या, x - y है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 और 4 मिलके हो जाएगा 10। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 5 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उस स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 9 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाता है तो मालगाड़ी की गति क्या होगी। ठीक है, देख लो, ऑनलाइन वाले जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो क्वेश्चन का PDF उनको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है रोशन मिश्रा मैथमेटिक्स, उस पर आप जाइएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक मालगाड़ी द्वारा स्टेशन पार करने के 5 घंटे बाद, एक मालगाड़ी है यहाँ पर, उसके 5 घंटे बाद अगर कोई मालगाड़ी है और वह 5 घंटा तक चला, ध्यान से देखना कितना आसान ये क्वेश्चन है। टोटल यूनिट डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। बोलो ये बात तो सबको पता है क्या। अगर टोटल यूनिट डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, कभी भी टोटल यूनिट डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है। ठीक है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है जी। जैसे देखो 200 किलोमीटर जाना है, कितना किलोमीटर जाना है 200 किलोमीटर, अगर स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा इसको 10 घंटे का। बोलो लगेगा क्या। और अगर 20 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है। ध्यान से देखो, अगर हम ऐसा करते हैं, इसका स्पीड कम कर देते हैं, मतलब हाफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं हाफ, और 200 किलोमीटर ये कांस्टेंट रखते हैं, तो 20 को हाफ करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो अब तुम खुद सोचो कि आवर इसको कितना लग जाएगा 20 घंटा। आवर कितना लग गया 20 घंटा का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अगर टोटल यूनिट डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा तो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम हो गया और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड हो गया। यानी अगर हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक चीज और हमको देखना पड़ेगा कि अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, टाइम अगर कांस्टेंट हो जाए
तो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड। डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है? स्पीड। और स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस। वो कैसे हो जाता है? फिर से एक बार देखो, एक एग्जांपल है कि 200 किलोमीटर जाना है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा और 10 घंटे तक जाएगा। अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखें या टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, टाइम को अगर हम टाइम को कांस्टेंट रखें, 10 घंटा ही रखें टाइम को, और हम स्पीड को दुगुना कर दें, स्पीड को क्या करें? दुगुना कर दें। अगर स्पीड को दुगुना कर देंगे तो सोचो कि यह कितना किलोमीटर जाएगा? 400 किलोमीटर। तो यहां हमने क्या किया, अगर टाइम रहा कांस्टेंट तो स्पीड को दुगुना किया तो ये भी दुगुना हो गया। देख लो हुआ क्या? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो सेम वही परिवर्तन उसके दूसरे टर्म में भी अगर आ जाता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, कहलाता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम किसी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके वजह से दूसरे टर्म में डिवाइड हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन का उल्टा डिवीजन, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आराम से आराम से। तो अब यहां पर क्या हो गया, ये इसको समझना है। टाइम कांस्टेंट तो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड, स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। और स्पीड अगर कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट रहा तो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम और टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड। ठीक है, सिर्फ इसको याद रखो। देखो और कुछ नहीं करना है इसमें, कोई भी फार्मूला वगैरह, सिर्फ छोटा सा जो इसका ये पॉइंट है इसको याद रखना है। और ये भी टर्म क्या है? एवरेज का ही एक टर्म है। टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा टर्म है? एवरेज वाला टर्म है जिसमें पर लगा हुआ है। और टाइम क्या है? नंबर ऑफ आवर्स है, नंबर ऑफ मिनट है, नंबर ऑफ सेकेंड्स है। ठीक है, इतना चीज। तो अगर इसको लिखना चाहते हो तो इसको एक बार लिख लो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 5 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उस स्टेशन को पार किया। ठीक है, यदि स्टेशन पार करने के 9 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाता है तो मालगाड़ी की गति क्या है? यहां पर इसको एकदम देखो कितना आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन। ये स्टेशन है और अगले सबसे पहले कौन स्टार्ट किया? मालगाड़ी चलना शुरू किया। तो मालगाड़ी चलना शुरू किया, हम ऐसा मान के चलते हैं कि यह मालगाड़ी जो है, मालगाड़ी अगर हम यहां पर लिखते हैं मालगाड़ी, ठीक है, गुड्स ट्रेन, अगर यह मालगाड़ी 5 घंटे में यहां पहुंचा हुआ है तो अब रेलगाड़ी यहां से चलना शुरू किया, ट्रेन यहां से चलना शुरू किया। बात समझ में आ रहा है क्या? रेलगाड़ी यहां से चलना शुरू किया और उसके अगले 9 घंटे में रेलगाड़ी यहां से जब चलना शुरू किया, उसके अगले 9 घंटे में वह मालगाड़ी से आगे निकल जाता है। तो सोचो थोड़ा, यहां पर मालगाड़ी और यहां पर रेलगाड़ी। ठीक है, तो 9 घंटे बाद, तो ट्रेन 9 घंटे बाद किसी जगह पे पहुंचेगा, जबकि मालगाड़ी को यह इस 9 घंटे में पकड़ लेगा। मालगाड़ी को यह इस 9 घंटे में पकड़ लेगा। बोलो पकड़ लेगा क्या? और इससे फिर क्या हो जाएगा? आगे निकल जाएगा। तो सोचो थोड़ा कि इस डिस्टेंस को तय करने में, इस डिस्टेंस को तय करने में, इस डिस्टेंस को तय करने में मालगाड़ी को कितना टाइम लगा? 14 घंटे का। 9 घंटा यहां से और 5 घंटा यहां से, कितना घंटा लगा? बोलो 14 घंटा। और इसी डिस्टेंस को तय करने में, इसी डिस्टेंस को तय करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा? 9 घंटे का। बोलो लगा क्या? तो सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या रहा? कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस रहता है कांस्टेंट तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है और स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है। तो 14 आवर लगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 14 और इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 9। ठीक, अब हम लोग देखो डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। 14 बराबर, यह हमको क्या दिया हुआ है? किसके बारे में दिया हुआ है? 70 है। तो इसका ट्रेन का स्पीड दिया हुआ 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग बोल सकते हैं 14 = 70 किलोमीटर पर आवर। तो 1 बराबर 5 और 1 बराबर जब 5 आया तो 9 बराबर क्या आ जाएगा? 9 × 5 = 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर बोलो हुआ क्या? ये समझ में आया कैसे हुआ? पक्का? क्या किए? टाइम पता कर लिए। इस डिस्टेंस को मालगाड़ी को तय करने में, इस डिस्टेंस को मालगाड़ी को तय करने में 14 घंटे का टाइम लगा। ठीक है, हम लोग यहां पर अगर लिखते हैं गुड्स ट्रेन एंड ट्रेन,
इसका टाइम देखो, गुड्स ट्रेन का टाइम है 14 घंटे का और ट्रेन का टाइम है 9 घंटे का। तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/14 1/9 इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा? 14। बोलो होगा क्या? अब एक का स्पीड दिया हुआ, किसका स्पीड दिया हुआ? ट्रेन का। तो हम बोल सकते हैं 14 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा को। तो जैसे ही 14 बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है, कोई एक लिखना, या तो ये लिखना या ये लिखना, कोई भी सेम ही चीज है ना, इसको खाली उल्टा कर दी। बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। एक वस्तु के खरीद पर 22% छूट मिलती है और 4 वस्तु की खरीद पर 33% छूट मिलती है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, एक वस्तु के खरीद पर 22% छूट मिलती है और 4 वस्तु खरीद पर 33% छूट मिलती है। तो 5 वस्तु खरीदा जाए तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? ये क्वेश्चन है। परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा, वो जो 200 रुपया मान रहे हो ना, उस 200 रुपया को भूल जाओ, 100 रुपया मानो। देखो, एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपया है, एक वस्तु का मार्क प्राइस क्या है? 100 रुपया है। तो 4 वस्तु एक्स्ट्रा का मार्क प्राइस 400 रुपया होगा। बोलो होगा क्या? एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपया है, तो 4 वस्तु का मार्क प्राइस 400 रुपया। ठीक, टोटल खरीदा गया 5 वस्तु, तो 5 वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 500 रुपया। बोलो होगा क्या? ध्यान से देखो, 5 वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा? 500 रुपया। एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपया है और एक वस्तु पर दिया गया है 22% का छूट। तो इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, एमआरपी है, और ये सेलिंग प्राइस है। एमआरपी का मतलब समझ रहे हो? अंकित मूल्य, मतलब बढ़ा करके, वो कॉस्ट प्राइस से बढ़ा करके दाम रखता है। अभी फिलहाल एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच का ही रिलेशन दिया हुआ। तो 22% का छूट दिया, तो 100 में से 22 छोड़ेगा तो कितना? 78 रुपया में बेचेगा। और एक पे 33% का छूट दिया, एक पे कितना परसेंट का छूट दिया? तो 33% का छूट देने का मतलब 100 पे 33% का छूट, तो 400 पे कितना परसेंट का छूट? 400 का 33%, यानी 33 गुना 4। देखो ध्यान से, अगर इस पे 22% का छूट दिया जा रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 78। और इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? अगर 33% का छूट दिया जा रहा है तो 33% 400 का 33 गुना 4 132 होता है। बोलो होता है क्या? 132। अगर हम इस 132 घटा दे, 132 घटा दे 400 में से, तो 100 घटाएंगे 400 में से 300, और 300 में से 32 घटाएंगे तो 268 रुपया। कितना रुपया? 268 रुपया। तो अब इसका टोटल सेलिंग प्राइस पता कर लो कि क्या हुआ। देख लो, 8 8 16, 7 6 13, 1 14 और 2 1 3। तो यहां से क्या पता चल गया कि टोटल, अगर से टोटल मार्क प्राइस अगर 500 रुपया है और टोटल सेलिंग प्राइस इसका 386 रुपया है, तो 346 रुपया है, तो इसको टोटल छूट कितना मिल गया? बताओ। टोटल छूट मिल गया 54 रुपये का। टोटल कितने रुपये का छूट मिल गया? 54 रुपये। 154 का बटे क्या हो जाएगा? 500 गुना क्या? 100। तो 500 में से 154 छूट दिया गया, 500 में से 154 छूट दिया गया, गुना करते हैं 100, तो क्या इसका परसेंटेज निकलेगा क्या? देख लो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 में लगा नहीं, 5 8 40। तो इसका मतलब प्रभावी छूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30.8% का। ठीक है, इसको लिख लो। 200 पे नहीं बना, 200 पे भी तुम बना सकते हो। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया रहता, एक वस्तु का मार्क प्राइस दिया हुआ 466 रुपया, तब तो खतरनाक हो जाता ये क्वेश्चन। तब तो इसी तरीका से बनाना पड़ता। तो इस तरीका का नहीं मतलब है, तरीका का मतलब है कंपैरिजन में कभी भी क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज में कभी भी क्वेश्चन रहेगा, तो उसका जो रियल वैल्यू है वो कोई मायने नहीं रखेगा। 200 बराबर 100 हो गया। 466 रहता ना, उस 300 को भी 100 मान लेते हैं। हम क्या बोल रहे? 466 रहता है 100 मान लेते, 577 रहता है 100 मान लेते, आंसर मेरा वही आता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन हम देते हैं तुम लोग को अलग से, एक्स्ट्रा में। और बना करके तुम लोग दिखाओ। आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एक्स्ट्रा में दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखना तुम लोग शुरू कर दो। एक समोसे वाले ने
750 समोसा 60 पैसे प्रति समोसा की दर से बनाया और विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित किया जिससे यदि वह 600 समोसा बेचे तो भी उसे 40% का प्रॉफिट हो। लेकिन अब यदि 120 समोसा बेकार हो जाए तो दुकानदार ने कितने % का मुनाफा कमाया? पैसा प्रति समोसा है, 750 समोसा का दाम 60 पैसा प्रति समोसा। ठीक, तो हम इस 60 पैसा को भूल जाते हैं और 100 पैसा प्रति समोसा मान लेते हैं। 60 पैसा को भूल गए, क्या मान लिए? 100 पैसा प्रति समोसा। बोला 600 समोसा जब बेचेगा तो 40% का प्रॉफिट हो चुका होगा। तो 750 को पूरा का पूरा 100 पैसा प्रति समोसा तो छोड़ दो, पूरा का पूरा रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया पूरा मान लेते हैं। 750 समोसा बनाने में 100 रुपया, तो 600 समोसा जब बेचेगा तो 140 रुपया, क्योंकि 40% का प्रॉफिट। बोलो, ऐसा ये निर्धारित कर चुका। अब देखो ध्यान से, हुआ क्या? 120 समोसा, ये तो निर्धारित किया ऐसा कि 600 समोसा बेचेगा तो ही 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? 120 समोसा खराब हो चुका, तो 630 समोसा बेच पाएगा। बोलो कितना समोसा बेच पाएगा? 630 समोसा बेच पाएगा। तो 630 समोसा बेच पाएगा तो ये कितना % इसको प्रॉफिट होगा ओवरऑल में? अब सोचो थोड़ा कि 750 रुपया का क्रय मूल्य 100 रुपया, जबकि 600 रुपया का विक्रय मूल्य 140 रुपया, तो 630 रुपया का इसके हिसाब से इसका विक्रय मूल्य निकलेगा। तो हम लोग ऐसा निकालते हैं, देखो ध्यान से, 600 समोसा का दाम 140, तो 60 समोसा का दाम 14, 60 समोसा का दाम, तो 30 समोसा का दाम 7, 600 समोसा का दाम 140, तो 60 समोसा का दाम 14, तो 30 समोसा का दाम 7 रुपया। बोलो जल्दी, इसमें 600 प्लस 30 दोनों है ना, इसमें क्या सब है? बोलो 600 प्लस 30, तो 600 समोसा का दाम तो 140 होगा ही, और 30 समोसा का दाम हम 7 रुपया और निकाल चुके, तो टोटल कितना हो गया? 147। बोलो, सब इधर भूल जाओ, इधर सब भूले हुए हैं। 60 पैसा प्रति समोसा था, कहाँ 60 पैसा प्रति समोसा, टोटल हो गया 100 रुपया। 140 रुपया निर्धारित किया था इस वजह से, लेकिन बेच पा रहा 630, तो अब कितना में बेचेगा? 147। तो बता दो कि ओवरऑल कितना % का प्रॉफिट हुआ? आंसर। बात कुछ आ रहा समझ में? लिख लो अब इसको। एक व्यक्ति का इनकम 13,500 रुपये है। एक व्यक्ति का इनकम 13,500 रुपये है। यदि वह 9,000 रुपये खर्च कर देता है और बाकी बचत करता है,
अगले महीने यदि उसका इनकम 20% बढ़ जाए तथा खर्च 30% बढ़ जाए तो उसके बचत में कितने % का प्रभाव पड़ेगा। इनकम इसका कितना है 13,500। देखो बोर्ड की तरफ देखो 13,500 और इसका खर्च कितना है 9,000। बोलो खर्च कितना है 9,000। तो जो कमा करके लाया उसमें से जो खर्च किया, बाकी अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, खर्च को माइनस कर देंगे तो उसका बचत आ जाएगा। बोला आएगा क्या? हम इसका रेशियो निकाल लेते। देखो 0 0 0 0 काट दिए, 45 दूनी 90 होता है और 45 तिया 135 होता है। और हम अब मान के ऐसा चलते हैं कि इनकम अगर इसका 3 है, एक्सपेंडिचर अगर 2 है, तो बताना यह है कि सेविंग इसका क्या होना चाहिए 1। बोलो होना चाहिए क्या? अब हम 13,500 को 3 मान लिए, 9,000 को 2 मान लिए, जो भी बचत होगा उसको हम काटे नहीं, वो अपने आप 1 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अगर हम परसेंटेज पे बात कर रहे हैं, परसेंटेज पे, तो हम ऐसा करते हैं इसको 300 मान लेते, इसको 200 मान लेते, इसको 100 मान लेते हैं। बोलो मान लिए क्या? 300 200 100 भी तो मान सकते हैं। जब 3 2 1 है तो किसी भी संख्या से गुना कर देते तो इसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो पड़ेगा क्या? अब यहां से देखो बोला क्या कि उसका अगले महीने इनकम 20% बढ़ जाता है। कितना % बढ़ता है? 20%। तो 300 का 20%, 60, 20 तिया 60, तो बढ़ जाएगा। तो इसका टोटल इनकम क्या होगा 360। एक्सपेंडिचर क्या बोला जा रहा है कि इसका एक्सपेंडिचर 30% बढ़ जाता है। कितना % बढ़ जाता है? 30%। तो 30 दूनी तो 260 हो गया। बोलो हो गया क्या? तो 360 में से अगर 260 को हम माइनस करते हैं, 360 में से 260 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ना तो इसका बढ़ेगा ना तो इसका घटेगा। एक बात और रुक जाओ अभी, एक तो ये हो गया क्वेश्चन। चलो ये ऐसा आ गया कि 20% 30% ऐसा आ गया कि इसका बचत नहीं हुआ। अगर ये दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछ देता, ध्यान से देख लो, यहीं पर हम बता देते हैं कि अगर दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछ देता, ऐसा पूछ देता कि इसका इनकम 25% बढ़ गया, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और सेविंग ऐसा आया हुआ 3 2 1 आया हुआ। बोलो आया हुआ क्या? तो 300 200 और 100 आया हुआ। हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं जिससे और भी समझ में आ जाए, यानी दूसरा तरह का क्वेश्चन आ जा रहा। तो हम बोलते हैं ऐसा करो, इसका इनकम 25% बढ़ा दो। इसका इनकम कितना % बढ़ा दो? 25%। और एक्सपेंडिचर इसका 20% बढ़ा दो। एक्सपेंडिचर कितना % बढ़ा दो? तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके सेविंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 25 तिया 75, 375, 20 दूनी 40, 240 ना। तो 375 में से 240 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 135 आ जाता है। बोलो आ जाता है क्या? तो 100 से 135 हुआ तो बताओ कि क्या प्रभाव पड़ा? 35% इसका सेविंग क्या हो गया? बढ़ गया। बात आ रहा समझ में? तो हम 13,500 और 9,000 को तो लेकर के बनाए भी नहीं, फिर भी क्वेश्चन बन गया। कभी भी याद रखो, कभी भी कंपैरिजन से क्वेश्चन रहेगा, यानी परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो से क्वेश्चन रहेगा, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं भी लेंगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन उसका रेशियो निकाल सकते हैं। या रेशियो निकालने के अलावा हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? रेशियो निकालने के अलावा जो दिया हुआ रहेगा 100 ही मान करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा इसका तरीका होता है। अब इसको तुम उतार सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं पता करें जिनके माध्य का अनुपात 8 हो और तृतीय अनुपात 64 हो। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लगे कि माध्य अनुपात और तृतीय अनुपात आखिर है क्या। प्रोपोर्शन, 3 तरह का प्रोपोर्शन हम लोग देखते हैं। एक माध्य अनुपात देखते हैं जिसको हम लोग मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन प्रोपोर्शन। ठीक है। दूसरा थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। कौन सा प्रोपोर्शन? थर्ड प्रोपोर्शन। और तीसरा कहलाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन? फोर्थ प्रोपोर्शन।
इसको लिखने के लिए तुमको आना चाहिए, सिर्फ लिखने के लिए आ जाएगा तो सब कुछ आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे, बोले मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो ए का रेशियो जो x के साथ है वही x का रेशियो b के साथ हो। इसको मीन टर्म कहा जाता है और इसको एक्सट्रीम टर्म कहा जाता है, इसको अंतः पद कहा जाता है और इसको बाह्य पद कहा जाता है। तो बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मीन टर्म गायब है, तो x इंटू एक्स बराबर a इंटू बी। तो x इंटू एक्स बराबर जब a इंटू बी होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, और x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। बोलो होगा क्या? तो मीन प्रोपोर्शन कोई भी बोलेगा निकालने के लिए तो दोनों टर्म को गुना करके उसका स्क्वायर रूट बना दोगे, तो ये एक तरह से फार्मूला की तरह भी यूज हो गया। थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा निकालने के लिए तो a का रेशियो जो b के साथ है वही सेम रेशियो b का x के साथ है। a का रेशियो जो b के साथ है वही सेम रेशियो b का x के साथ है। अब ये जो x गायब है, तीसरा टर्म गायब है, उसी को थर्ड प्रोपोर्शन कहा जाता है, जबकि मीन प्रोपोर्शन पे कॉमन संख्या आया हुआ, बोला आया हुआ ना, कॉमन नंबर है। तो b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स। बोलो होगा क्या? तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा b स्क्वायर बटे e। बोलो आएगा क्या? यानी दूसरे टर्म का स्क्वायर कर देंगे और पहले टर्म से डिवाइड कर देंगे, ऐसा हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शन में होता है 3 टर्म दिया हुआ रहेगा, a का b के साथ रेशियो, c का x के साथ रेशियो। इसमें देख लो, इसमें एक टर्म मीन टर्म जो है दोनों सेम ही टर्म है, तृतीय समानुपात जिसको हम लोग कहते हैं, तृतीय अनुपात, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख लो तीनों 3 टर्म दिया हुआ, ये दोनों अलग अलग टर्म है। तीसरा टर्म निकालना है, चौथा टर्म, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x बराबर b इंटू सी बाई ए, एक्स बराबर b इंटू सी बाई ए। तो ये तीनों ही को हम लोग फार्मूला के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन दिया हुआ, 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखना, इसको तो उतारना है ही। 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसी 2 संख्याएं पता करें जिनका माध्यानुपात x है, 8 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इसका माध्यानुपात निकालना है। तो x बराबर हम ऐसा करते हैं, 2 नंबर पता करते हैं, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। 2 संख्या का माध्यानुपात 8 होना चाहिए, तो x बराबर a इंटू बी स्क्वायर रूट, ऐसा कर दिए, ठीक है। और फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है जिसका तृतीयानुपात 64 है। तो तृतीयानुपात 64 है, तो 64 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 बराबर b स्क्वायर बटे a। बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर बटे a, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है, इससे ज़्यादा हमको बेटर रहेगा, इसको सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम चले जाए ऑप्शन को, और ऑप्शन में पकड़ ले पहला ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन देख लो क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4 और 8, 4 और 8, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8 और 16, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8 और 8, चौथा ऑप्शन दिया हुआ 4 और 16, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कोई भी ऑप्शन को उठा करके रख के चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा सही हो रहा है। जैसे हम 4 और 8 लेते हैं, तो 4 8 32 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 आएगा क्या, ये छठा गया। बोलो 16 8 128, 16 8 128 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 आएगा क्या, ये भी छठा गया। बोलो जल्दी, 8 8 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 तो आ जाएगा। अब उधर पता करते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64 बटे 8, फिर तो ये भी 8 ही आ गया ना, तो ये भी छठा गया। ये एक में तो सेटिस्फाई किया, दूसरे में सेटिस्फाई नहीं किया। अब इस पे आ जाते हैं, देखो 16 चौका 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 8। अब क्या करते हैं, अब हमको यहाँ पर निकालना, ये तो सेटिस्फाई कर गया पहला वाला, अब यहाँ पे निकालते हैं। देखो 16 का स्क्वायर हो गया, तो 16 का स्क्वायर का मतलब 16 गुना 16, और डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। कर दिए क्या, तो देखो तो 64 आ रहा है। बोलो आ रहा है क्या। अच्छा, अगर मेरा तीन ऑप्शन नहीं हुआ तो हम चेक नहीं भी करेंगे, तो डायरेक्ट चौथा ऑप्शन मार करके आगे निकल जाएंगे। हमको चेक नहीं भी करने का जरूरत है। 3 ऑप्शन मेरा शुरू वाला 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन ही मेरा आंसर होगा, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता। तो हम चौथा ऑप्शन आंसर दे करके आगे निकल सकते हैं एग्जाम में, बट हम यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर बी का स्क्वायर बटे ए बटे 4, तो 16 गुना 16 बटे 4 बराबर 64 आ रहा है। तो दोनों ही इक्वेशन को ये क्या किया, सेटिस्फाई किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। 4 और 16 उतार लो, अभी इसको, इस सारे को उतार लो।
10वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। आकाश बलदेव से 3 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है, इसलिए वह किसी काम को बलदेव से 40 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो दोनों साथ मिलकर वह काम डैश दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 2 आदमी है, एक है बलदेव, ठीक है, बलदेव, और एक क्या है, आकाश। तो बोला बलदेव जो है आकाश से 3 गुना अच्छा कर्मचारी है। तो आकाश अगर 1 ईंटा फेंक सकता है 1 दिन में, तो बलदेव कितना ईंटा फेंक सकता है, बोलो 3 ईंटा। आकाश अच्छा है, आकाश बलदेव से 3 गुना है, ठीक है। तो आकाश बलदेव से 3 गुना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर बलदेव 1 ईंटा फेंक सकता है तो आकाश कितना ईंटा फेंक सकता है, 3 ईंटा फेंक सकता है, ठीक है। तो अब हमको ये पता करना है, बोला क्या कि एक को जो है कम समय लगता है, 45 दिन कम समय लगता है, 45 है कि 40 दिन कम समय लगता है। तो दोनों मिल करके उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। देखो कितना आसान सा ये क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। कभी भी टोटल यूनिट वर्क होगा, जिस तरह से अभी हमने बताया कि टोटल डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा, तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड। तो ये असल में किसका लॉजिक है, एवरेज का। तो एवरेज का लॉजिक है, और एवरेज का ही पार्ट है, पहला क्लास में हमने बताया था कि एवरेज का ही पार्ट है टोटल यूनिट वर्क बराबर हो जाता है इफिशियंसी इनटू टाइम। बोलो होता है क्या, तो कार्य क्षमता गुना समय, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यूनिट वर्क आएगा। और यहाँ पर भी वही बात होगा कि अगर टोटल यूनिट वर्क कांस्टेंट होता है तो इफिशियंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम हो जाता है, और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफिशियंसी हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है, 1 और 3 किसका रेशियो दिया हुआ, इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी है 1:3। बलदेव का अगर 1 है तो आकाश का क्या है 3। तो बताना ये है कि टाइम जो लगेगा, टाइम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगेगा, क्या लगेगा 3:1। बोलो क्या लगेगा 3:1। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, कितना कम है 2, कितना कम है 2, कितना कम है 2, और 2 बराबर क्या दिया हुआ 40, 2 बराबर क्या दिया हुआ 40। तो जब 2 बराबर 40 कटेगा, ये 2 बराबर क्या हो जाएगा 40, तो 1 बराबर हो जाएगा 20। सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गया है ना, 1 बराबर क्या होना चाहिए 20। अब जैसे ही 1 बराबर 20 होगा तो 20 दिया क्या होगा 60, और 20 का ही 20, बोलो होगा क्या। अब यहां पर देखो करते क्या है, बोला क्या कि टोटल यूनिट वर्क निकाल लोगे तो पता चल पाएगा कि दोनों मिलके कितना दिन में वर्क को कंप्लीट कर देगा। तो बलदेव करता है 60 दिन में वर्क को कंप्लीट, और एक ईंटा फेंकता है, कितना ईंटा फेंकता है, तो हम मान के चलते हैं 60 गुना 1, तो टोटल यूनिट वर्क आ गया 60। या तो इससे निकाल लो 60, या नहीं तो आकाश फेंकता है 20 दिन में 3 ईंटा, तो 20 दिया। तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि टोटल यूनिट वर्क है क्या। तो टोटल यूनिट वर्क हमको क्या पता चल गया 60 ईंटा फेंकने का है, ठीक। अब इसमें क्या बोला, दोनों जब मिल जाएगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा दोनों का, एक फेंकेगा बलदेव फेंकेगा 1 ईंटा और आकाश फेंकेगा 3 ईंटा, तो टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, बोलो 4। टोटल इफिशियंसी क्या होगा 4। और अभी हमको अब टाइम निकालना है, तो टोटल यूनिट वर्क है 60, और 4 ईंटा पर डे फेंकेगा, तो 4 ईंटा पर डे फेंकेगा, तो टोटल टाइम इसको कितना दिन का लग जाएगा, 15 दिनों का लग जाएगा। बोले हुआ कि नहीं आंसर, क्या दोनों को, ई 60 और 20 को, इसको काहे ऐड करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है ना। ये 60 दिन में एक काम कर लेता है, ये 20 दिन में एक काम कर लेता है, तो 60-20 को ऐड कर दोगे तब तो हो गया 2 काम हो गया ना। मतलब इसका 60 दिन अलग से, उसका 20 दिन अलग से, तो उसको कहाँ ऐड करेंगे, उसको तो ऐड करने का कोई बात ही नहीं है ना। और इसका एक फार्मूला भी आता है, तुम लोग को पता होगा, x × y बटे x + y, दोनों मिल के कितना दिन में कर सकता है। तो 60 गुना 20 लिख सकते हैं, 60 गुना 20, अब बटे क्या लिख सकते हैं 80, देखो लिख सकते हैं क्या, x × y बटे x + y। लेकिन फार्मूला वगैरह का यूज करने से कोई फायदा नहीं है, कभी भी तुम भूल सकते हो। ये तो 2 है, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो क्या होगा, फार्मूला फिर तुमको याद करना पड़ेगा सबका अलग अलग। तो इससे बढ़िया है ये तरीका याद रखो, बहुत आसान है ये। एक और हम क्वेश्चन इस पे बनवा देते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन हम इस पे टाइम एंड वर्क पे और बनवा दें। 11वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, 20,000 रुपया की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 2 वर्ष में 23,328 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 20,000 रुपया, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 20,000 रुपया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम दिया हुआ 2 वर्ष और अमाउंट दिया हुआ तुमको 23,328 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फंडा कल बताए थे पिछले क्लास में, या उससे भी पिछले क्लास में हम बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा। कुछ याद है? कुछ बेस याद है ना? वो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो ऐसे बढ़ता है। तो मान के चलो, अभी हम सोचो थोड़ा सा ऐसे करके, मान के चलो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। मान के चलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो 1/10 हुआ इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। बोलो हुआ क्या? तो क्या हम बोल सकते हैं 10 से 1 वर्ष के बाद 11 रुपया हो जाएगा। अगर 2 वर्ष के बाद बोलेगा तो हम 10 गुना 10, 11 गुना 11 कर देंगे। कंपाउंड रेशियो में पढ़ाए थे पिछले क्लास में, है ना? 10 गुना 10 100, 11 गुना 11 121। अगर 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो 1000 से 1331 हो जाएगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा होता क्या है, परसेंट पर एनम होता है। 1 वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाले इंटरेस्ट को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता करना पड़ेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता करना पड़ेगा तो 1 वर्ष का रिलेशन चाहिए। कितना वर्ष का? 2 वर्ष के रिलेशन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा क्या? नहीं। 3 वर्ष के रिलेशन से पता चलेगा क्या? तो कैसे पता चलेगा? जब 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो। ठीक। अब 100 रुपया 121 रुपया हो जाता है 2 वर्षों में। तो हम लोग यहाँ पर 2 बार गुना होके आए ना। तो जब 2 बार गुना होके आए और 1 वर्ष में जाना है तो क्या हम 100 और 121 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 1 वर्ष में नहीं चले जाएंगे क्या? तो 1 वर्ष में चले जाएंगे तो 10 से 11 हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कितना अधिक, 1 अधिक 10 में हो जाता है 10%। बोलो। अगर हमको ऐसा दिया हुआ रहता कि 1000 रुपया का कोई ब्याज, 1000 रुपया का कोई प्रिंसिपल 1331 रुपया हो जाता है 3 वर्षों में। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें। तो 3 वर्षों में बोला तो ये प्रिंसिपल है, इसका क्यूब रूट कर देंगे। जितना वर्ष बोलेगा उसका क्यूब रूट कर देंगे। जितना वर्ष बोलेगा उसका क्या करेंगे? क्यूब रूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10। जितना वर्ष बोलेगा उसका रूट कर देंगे, क्यूब नहीं, nth रूट कर देंगे। समझे? 3 वर्ष बोलेगा तो क्यूब रूट, 2 वर्ष बोलेगा तो स्क्वायर रूट, 4 वर्ष बोलेगा तो 4th रूट, n वर्ष बोलेगा तो nth रूट, है ना? तो यहाँ पर ये 10 आ गया। 10 से क्या आ गया? 11। तो इससे क्या होता है, 1 वर्ष का रिलेशन पता चल जाता है। 1/10 गुना 100 करते हैं तो परसेंटेज वैल्यू आ जाता है 10%। आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसका तुम रूट निकाल ही नहीं सकते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक क्वेश्चन हम अलग से दे रहे हैं, एक क्वेश्चन अलग से दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन तो हम बनाएंगे ही, इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोला कोई प्रिंसिपल है, कोई मूलधन है जो दिया हुआ है 11,784 रुपया। ठीक है। बोला 117 वर्ष के बाद, 117 वर्ष के बाद, 117 वर्ष के बाद 24,325 रुपया हो जाता है। हमने क्या कहा? 11,784 रुपया कोई मूलधन है जो 117 वर्ष के बाद 24,325 रुपया हो जाता है। तो बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो। बोलो। तो 117 रूट निकाल सकते हो क्या? कैलकुलेटर को भी निकालने में दम निकल जाएगा। बोलो निकलेगा ना? तो करना क्या है? कुछ नहीं करना। देखो जो तरीका यहाँ अपनाए वही तरीका हम यहाँ भी अपनाएंगे, वही तरीका हम लोग यहाँ भी अपनाएंगे। क्या करते हैं इसको देखो। तो हम लोग लिखेंगे 11,784 प्रिंसिपल था और 24,325 मूलधन मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया, और 117 वर्ष में हुआ है। तो हम लोग कौन सा निकाल लेंगे? रूट। 117 रूट निकाल लेंगे। अब हमसे निकलेगा नहीं। बोलो हमसे निकलेगा क्या? तो नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एग्जामिनर के लिए तुम निकाल के बता दो हमको। सही बता रहे हैं, क्योंकि उसको भी पता है 117 रूट कैलकुलेटर से भी नहीं निकलेगा। निकलेगा लेकिन मतलब कि उसमें उतना संख्या आ जाएगा कैलकुलेटर से बाहर चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं? हमने क्या कहा? 11 में से 10 को घटाए तो क्या आया? 1। किससे किसको घटाए? 1 वर्ष का जो रिलेशन आया उसमें से इसको घटाए। तो यानी ये जो भी आएगा उसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या? 117 रूट 24,325 माइनस 117 रूट
11,784 बटे क्या, बटे 10 लिखे ना, 10 मतलब ये, तो इसका मतलब पहले वर्ग ये जो रिलेशन आया उसको लिखेंगे बटे 117 11,784 अगुना क्या 100, तो यही हुआ इसका परसेंटेज। समझ में आ रहा है क्या? यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा और ऑप्शन में भी तुमको ऐसे ही दिया हुआ रहेगा। फिर से एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, फिर से एक क्वेश्चन लिखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए लिखते हैं। एक क्वेश्चन हम फिर से लिखते हैं, तुमको जवाब देना इस बार। बोला 25 रुपया का कोई धन है जो 7 वर्षों में 51 रुपया हो जाता है। कितना रुपया हो जाता है? 51 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें। ज्ञात कर सकते हो क्या? बोलो क्या करेंगे? 25 लिखे और 51 लिखे और इसका 7th रूट निकालेंगे। ये भी निकालना मुश्किल है, बोलो है क्या? तो 7th रूट जैसे ही बनाए तो ये पहले वर्ष का रिलेशन पता चल गया, और जैसे ही पहले वर्ष का रिलेशन पता चला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखते हैं? इसमें से इसको माइनस करेंगे 7th रूट ऑफ 51 माइनस 7th रूट ऑफ 25, 7th रूट ऑफ 25। बात समझ में आ रहा है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखेंगे देख लो, 7th रूट ऑफ 51 माइनस 7th रूट ऑफ 25 बाय क्या लिखेंगे? 7th रूट ऑफ 25 इंटू 100। यही परसेंटेज हो जाएगा आंसर तुम्हारा। और कुछ हो सकता है क्या? यही होगा। बात आ रहा समझ में? पक्का? तो जब ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो अब क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं? आप देखो इसका आंसर हम यहां पर लिखते हैं, कितना आसानी से निकल जाएगा। इसका आंसर यहां पर लिखते हैं। बोर्ड हमारे पास बड़ा है ना? तो ये ऐसा नहीं ना लग रहा है कि ये मतलब ये क्वेश्चन अलग हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, एकदम फ्रेश में देख लो। आज मेरा अक्षर भी ठीक ठाक चल रहा है ना? तो यहाँ पर क्या है? 20,000। एक बार फिर से देख लो, 20,000 है तो हम ऐसा करते हैं 20,000 लिख लिए और ये क्या हो गया? 23,328। बोलो हुआ क्या? तो चूंकि टाइम यहाँ पर 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 वर्ष का रिलेशन पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कटने वाला क्या सब है। जैसे यहाँ पर 8 से भी कट सकता है, 16 से भी कट सकता है, जो भी कटने वाला। चलो हम पहले 8 से काट के देखते हैं, ठीक है? तो 8 से काट के देखें तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 0 0 25 हो गया एक सेकेंड में। 8 दूनी 16, कितना बच गया? 7, 8 9 72, ठीक है? 8 9 हम 8 ही दे देते है ना? 8 9 72, 8 इकाई 8, ठीक है? 8 इकाई 8 और 8 6 48। अभी ये 4 से कटेगा तो 4 7 28, 1 बच गया। 4 दूनी 8 और 4 9 36, 729 हो गया। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 25 और ये क्या आ जाएगा? 27। ये स्क्वायर रूट के अंदर ही हम लोग काट रहे थे। तो रिलेशन क्या बन गया? 27 में से 25 गया तो 2, और 2 बटे 25 गुना क्या कर देते हैं हम लोग? 100। तो 2 बटे 25 गुना 100 करने का मतलब है ये इसका आंसर आ जाएगा 8%। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समान है। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समान है। यहां पर समरूप होना चाहिए, ठीक है? यहां पर लिख दो समरूप। समान है या समरूप, सेम या भी अगर अर्थ देखा जाए तो, ठीक है? AB की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और इसकी संगत भुजा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है तो PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो ये अगर थोड़ा सा भी पता है, सिमिलर ट्रायंगल, अगर कोई भी 2 सिमिलर ट्रायंगल होता है, 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, सिमिलर होने का मतलब है समरूप। और समरूप 3 तरह से हो सकता है। समरूप कितने तरह से हो सकता है? देखो ध्यान से। समरूप का मतलब है सिर्फ रंग रूप समान, बॉडी समान नहीं, ठीक है? बॉडी समान नहीं। अंडर WWE देखे हो? हाँ? तो WWE देखे होगे तो एक आता है अंडरटेकर, रियल अंडरटेकर, और एक आता है जूनियर अंडरटेकर 3 फीट का। एक 7 फीट का अंडरटेकर है और एक 3 फीट का अंडरटेकर है। मतलब बाल उल भी वैसे ही रखा है, मतलब सिर्फ वो क्या है, थोड़ा 3 फीट का है। तो सिर्फ रंग रूप समान होना वही समरूप है। अगर सभी अंग समान हो तो वो सर्वांग सम कहलाता, कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों चीज अलग अलग है, समरूप होना और सर्वांग सम होना। बोला 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, ABCDEF। ये अगर सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है?
अगर त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इसका मतलब होता है कि जो एंगल ए है उसी का संगत कोण जो है वो बराबर होगा। बी है तो ई बराबर सी है, तो एफ बराबर साथ साथ एंगल तो बराबर होगा ही, साथ साथ ए बी बराबर डी ई के। ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो डी ई भी 5 सेंटीमीटर, सभी अंग समान होना चाहिए। बी सी बराबर ई एफ के, बी सी बराबर ई एफ के, ए सी बराबर डी एफ के। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांग सम बोलते हैं। सभी अंग समान, मतलब इस त्रिभुज को उठा के इस पे रख दोगे तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, एक ही त्रिभुज लगेगा, है ना। तो इसको हम लोग सर्वांग सम बोलते हैं, जबकि इसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है? एंगल तो बराबर होता है, एंगल क्या होता है? बराबर, संगत कोण बराबर होता है, लेकिन भुजाओं का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। भुजा इक्वल नहीं होता है। क्या इक्वल होता है? भुजाओं का रेशियो। मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये समरूप त्रिभुज होगा। कैसे समरूप त्रिभुज होगा? यहां पर देखो 8 और 4 का रेशियो 2 और 1, 2 और 1, 4 2 का भी रेशियो 2 और 1, और 5 और 2.5 का भी रेशियो 2 और 1। तो यहां पर समरूप आ गया। संगत भुजा का जो रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। बोलो समझ में आ रहा है क्या ये जो हम बोल रहे हैं? ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ, और बराबर हो जाएगा ए सी बटे डी एफ के। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग उसको समरूप त्रिभुज मान लेंगे, या समरूप त्रिभुज अगर होता है तो उसके भुजाओं का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। सर्वांग समता को हम लोग 4 पॉइंट से डिफाइन करते हैं, जबकि सिमिलर समरूपता को हम लोग सिर्फ 3 पॉइंट से डिफाइन करते हैं। अभी फिलहाल समरूप त्रिभुज आया हुआ है, तो समरूप त्रिभुज को देखो हम लोग कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए से अगर तीनों एंगल इक्वल हो गया, तीनों एंगल अगर इक्वल हो गया, संगत कोण अगर इक्वल हो गया, तीनों संगत कोण इक्वल हो गया, तो यह दो त्रिभुज एक दूसरे का समरूप होता है, समरूप कहलाता है। ठीक है। और फिर दूसरा कहलाता है, जैसे देखो एस एस एस, एस 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 का मतलब होता है यहां पर साइड का रियल वैल्यू इक्वल नहीं। एस 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 का मतलब होता है साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। साइड का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए सभी संगत भुजा का। और एक तीसरा होता है एस ए एस, एस ए एस, तो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एंगल कोई भी इक्वल होना चाहिए। कोई भी उसका जो संगत भुजा है इंक्लूडिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। एंगल इक्वल और साइड का रेशियो इक्वल। साइड इक्वल नहीं, साइड का रेशियो इक्वल। अगर ऐसा होता है तो ये भी समरूप कहलाता है। हालांकि अभी इसके बारे में हम बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझ लो। तो ये तीनों से हम लोग क्या कर सकते हैं? समरूप त्रिभुज समझ सकते हैं। ठीक। अब यहां पर देखो जैसे ही समरूप त्रिभुज होता है, जैसे ही समरूप त्रिभुज होता है तो क्या सब होता है इसको समझते हैं। तो समरूप त्रिभुज होता है तो एक तो भुजा का रेशियो तो बराबर होता ही है, साथ साथ क्या होता है इसके अंदर जो भी पॉइंट आएगा, जो भी पॉइंट आता है सबका रेशियो इक्वल हो जाता है। मतलब है कि हम अगर ए बी बटे डी, बी सी बटे ई एफ, ए सी बटे डी एफ लिखते हैं, सिर्फ यहीं तक लिख करके छोड़ देते हैं तो ये नाइंसाफी है। मतलब ये है कि अगर ए से बी सी पर लंब को खींचा जाए, डी से ई एफ पर लंब खींचा जाए, मतलब एल्टीट्यूड बोलते हैं जिसको हम लोग शीर्ष लंब बोलते हैं ना, तो शीर्ष लंब का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा। वो भी क्या होगा? मतलब अगर ये AP है और ये DQ है तो AP का रेशियो जो DQ के साथ होगा वो भी इक्वल होगा। एल्टीट्यूड का भी रेशियो इक्वल होता है। मीडियन अगर बन रहा है, माध्यिका बन रहा है, अगर माध्यिका बन रहा है, जैसे AR एक माध्यिका है, B माध्यिका का मतलब क्या होता है? सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसी तरह से इसको भी हम लोग ऐसे करके माध्यिका बना देते हैं। इसको मान लेते हैं DRS, तो AR का जो रेशियो DS के साथ होगा वो भी इक्वल होगा। AR का जो रेशियो होगा वो DS के साथ होगा, वो भी इक्वल होगा। मतलब अंदर में जो भी बना, शीर्षलंब बना तो शीर्षलंब का रेशियो इक्वल, मीडियन बना तो मीडियन का रेशियो इक्वल। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बना, कोण समद्विभाजक बना तो उसका भी रेशियो इक्वल। जैसे देखो B का हम एंगल बाइसेक्टर एक खींच देते हैं, तो B का एंगल बाइसेक्टर खींचे तो यहां पर हम कुछ पॉइंट दे देते O, तो BO एंगल बाइसेक्टर है, यहां से E का एंगल बाइसेक्टर खींच दो, इसको मान लेते हैं O के बाद Q।
Q तो है ही, चलो T मान लेते, ठीक। तो BO का रेशियो ET के साथ ये भी इक्वल होगा। हमने क्या कहा, शीर्षलंब का भी रेशियो इक्वल, मीडियन का भी रेशियो इक्वल और एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो इक्वल होता है। मतलब अगर दो ट्रायंगल समरूप है तो उसका सब कुछ रेशियो इक्वल होगा, सब कुछ, बात समझे ना। अब यहां पर आते हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर इसके बारे में नॉलेज होगा तो पता होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, अगर ये दोनों समरूप है तो इसका जो रेशियो होगा, ये बीच में जितना भी है, ये जितना भी है देख लो, है ना, तो उसके स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो इसके एरिया का रेशियो होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे क्या बोल सकते हैं, DE स्क्वायर। हम लोग बोल सकते हैं BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर, हम लोग बोल सकते हैं AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर, हम लोग बोल सकते हैं AP स्क्वायर बटे DQ स्क्वायर, हम लोग बोल सकते हैं AR स्क्वायर बटे DS स्क्वायर, हम लोग बोल सकते हैं BO स्क्वायर बटे ET स्क्वायर। मतलब उसके बीच में जो भी आता है, जो भी आता है, सबका स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो इसके एरिया का रेशियो होगा। बात कुछ आ रहा समझ में? ऐसा क्यों होता है? पूछोगे ना ऐसा क्यों होता है? ये होता है, हम मान लिए, आप चल दिए, ठीक। तो इस पे हम अभी चर्चा करने लग जाएंगे तो फिर से आधा घंटा लग जाएगा। चलो छोड़ो, अभी फिलहाल इतना तो जानते ही हो ना, बोलो, इतना जानते हो तो इतना पे ही रहो अभी फिलहाल में, ठीक है। ये सब अभी एडवांस मैथ का सब्जेक्ट है। अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ क्या, AB की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ओके। एंड PQR के बारे में बात कर रहा है, PQR के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको PQR समझ लेते हैं, PQ और R। थोड़ा होंच पोंच हो गया, इसको मिटा दे क्या, इसको उतारने से कोई नहीं है, ऐसा ऐसा हम लोग बहुत सारा देखने वाले आगे, ठीक। क्वेश्चन बता देते हैं सिर्फ, तो इस में आ गया क्वेश्चन ऐसा, तो हम इसके बारे में थोड़ा बता दिए तो याद रहेगा ना। माध्यिका अगर दे दिया तो माध्यिका का स्क्वायर कर दोगे, समझे। अब यहां पर भुजा दिया हुआ तो भुजा का स्क्वायर कर दोगे, ठीक। तो इससे ऐसा नहीं कि सर आप तो खाली भुजा के बारे में बताए थे, माध्यिका आ गया तो गड़बड़ हो गया, एंगल बाइसेक्टर आ गया तो गड़बड़ हो गया। तो हम क्या बता दिए, सबके बारे में बता दिए, एक बार में ही हो गया। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं, यहां पर बोला ABC है, त्रिभुज ABC है, A B और C है, और त्रिभुज PQR है, PQ और R है। बोला AB की लंबाई 18 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर। बोला दोनों समरूप है, तो इसका रेशियो इसके साथ जो होगा वही रेशियो BC का QR के साथ होगा, वही रेशियो AC का PR के साथ होगा, और एरिया का जो रेशियो होगा वो इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। बोलो होगा क्या? तो क्वेश्चन बोला क्या, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके, वो बराबर किसके हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा AB बटे PQ के स्क्वायर के। बोलो, तो अब एक का दिया हुआ है, यहां पर 324 दिया हुआ है, 324 दिया हुआ है, तो ये निकालना है। अभी AB बराबर 18, AB बराबर 18 और 18 का स्क्वायर पता होना चाहिए 324, और PQ बराबर क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144, और ये ABC बराबर दिया हुआ 324। बोलो दिया हुआ क्या? तो हम इसको ऊपर ऊपर काट दे, बोलो काट दे, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, आंसर हो गया यही 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, लिख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, हालांकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, ठीक है, तो एनटीपीसी में थोड़ा सा कम पूछा जाता है। देख लो, इसका भी करना क्या है कि x1 y1 ऐसे लिखना है और x2 y2, तो ढाल जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो x1 क्या दिया हुआ 8 और -2 और x2 दिया हुआ 3 और -1, ओके। तो अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, तो y2 बराबर -1, y2 बराबर क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस -2 माइनस -2, तो -2 का मतलब +2 हो गया क्या, और बटे में क्या दिया हुआ है x2 यानी 3 और उसमें से 8 को माइनस करेंगे -8। अब ये क्या हो जाएगा 1/-5 होगा क्या, और 1/-5 जैसे ही हुआ तो -1/5 हो गया और यही तुम्हारा आंसर हो गया। यहाँ पर ऑप्शन में एक ऑप्शन में माइनस लगा दो, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ है, ठीक है, 1/5 में प्लस लगा हुआ उसमें माइनस लगा दो, -1/5 इसका आंसर होगा। 15वें नंबर के क्वेश्चन में बोला एक वृत्त का व्यास वर्ग के भुजा के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। ऐसे देखो, ऐसा दिया हुआ एक वृत्त है, उसका जो व्यास है वो एक वर्ग का भुजा है, उसका जो व्यास है वो एक वर्ग का भुजा है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 49 पाई के बराबर। तो हम लोग इस वर्ग का क्षेत्रफल तब निकाल सकते हैं जब इसका एक भुजा मालूम हो, और इसका एक भुजा मालूम करने के लिए ये तो व्यास है ना, डायमीटर है ना, तो इसके रेडियस का डबल होगा। तो इसका रेडियस कैसे निकलेगा, एरिया, वृत्त का एरिया बराबर एरिया ऑफ, यहाँ पर जो वृत्त दिया हुआ है सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, बोलो होता है क्या, तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर का वैल्यू क्या हो गया, आर का वैल्यू हो गया 7, और जैसे ही आर का वैल्यू आया तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 14, डायमीटर क्या हो जाएगा बोलो, तो ये जो वैल्यू आ गया ये आ गया 14, तो एक वर्ग का भुजा है 14, तो इसका मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 वर्ग सेंटीमीटर आंसर, ठीक। कहां पे देखो, इस वृत्त का एरिया क्या दिया हुआ 49 पाई, और वृत्त का एरिया 49 पाई दिया हुआ है, और इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि निकालना हो, परिधि अगर निकालना हो तो उसका 2 पाई आर होता है, ये पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमको आर का वैल्यू निकल गया 7, तो आर का वैल्यू 7 निकला, यानी त्रिज्या निकला 7, और त्रिज्या का डबल होता है व्यास, डायमीटर, तो 7 का डबल हो गया 14, और एक वर्ग का एक भुजा अगर पता चल गया तो क्या इसका एरिया नहीं पता चलेगा, तो 14 का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर कर देते तो आंसर आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट, की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, गोलार्ध की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करें। तो एक गोला का जो आयतन होता है वो होता 4/3 पाई आर क्यूब, एक गोला का। तो अर्ध गोला अगर रहेगा और उसका आयतन पूछेगा तो इसी का आधा कर देंगे, और आधा करने का मतलब 2/3 पाई आर क्यूब होगा, बोलो होगा क्या 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर बस क्या करना है, गोलार्ध का त्रिज्या दिया हुआ 7, तो 7 रखोगे क्या हो जाएगा 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 से 7 काट दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो 49 दूनी देखो 7 7 49 दूनी क्या हो गया 98, और 98 को हम लोग को 22 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना है। तो ऐसा करते हैं 98 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 98 दूनी 196, बोलो, और 196 को किससे गुना करते हैं 11 से, तब करते हैं 3 से डिवाइड। अब 11 से गुना कैसे किया जाता है इसको सीख लो, किसी भी संख्या को अगर 11 से गुना करना हो सीख लो इसको। 23 को अगर 11 से गुना करना हो तो 3 2 लिख दो, और 3 2 5 इसको बीच में लिख दो, 253। अगर किसी संख्या को 11 से गुना करना हो तो क्या करते हैं 3 5 लिख दिए, और 3 5 को जोड़ के लिख दो बीच में 385। किसी बड़ा संख्या दिया हुआ 3 2 4 और 5 गुना करना है 11 से, क्या लिखना है 5 5 4 9 4 2 6 3 2 5 3। इसको कैसे गुना करेंगे 6
9 6 15 का 5, 1 बच गया, 9 1 10 1, फिर 1 बच गया, अब अकेला 1 1 1 2, 2156 आ गया। और बटे नीचे में क्या है 3, तो 2156 बटे 3 करोगे तो 3 सते 21, 3 इकाई 3, और यहाँ पर 2 बच गया ना, 3 सते 21, 3 इकाई 3, यहाँ पर क्या बच गया 2, 3 अठे 24, 718 पूर्णांक 2 बटे 3, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर 718 पूर्णांक 2 बटे 3। और 718 पूर्णांक 2 बटे 3 का मतलब पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर का 29 किस संख्या का 0.8% है, तो हम ऐसा करते हैं x का मान लेते हैं, तो x का 0.8% बराबर 29, x का 0.8% बराबर क्या 29, तो x बराबर नहीं निकलेगा क्या? हमको लगता है ये क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए छोड़ दे क्या? देखो नहीं तो निकाल देते हैं, ये 29 बटे 0.8 इंटू 100 हो जाएगा, तो 29 बटे 0.8 इंटू 100, तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 1000 आ जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं 29,000 बटे 8, 29,000 बटे क्या, तो 8 से काट दो इसको, 8 तिया 24, 5 बचा, 8 छा के 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, तो आंसर क्या हो गया 3625 का 0.8% बराबर 29 होगा, आंसर ए। क्वेश्चन थोड़ा ठीक करो, ठीक है। साइन -5 पाई बाई 3 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे दिया, गड़बड़ दे दिया, बराबर x है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। साइन -5 पाई बाई 3 बराबर x है, तो x बराबर हमको निकालना है, क्या होगा। तो यहां पर देख लो, करते क्या, पाई का वैल्यू 180, तो 180 अगर ये होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन -5 गुना 180 बटे 3, तो 3 से जैसे ही काटे तो ये क्या आ गया 60 आ गया, √3 नहीं है, गड़बड़ है, वो बाय है, बाय था 3, तब वैल्यू उसका परफेक्ट निकल नहीं ना पाएगा, अगर √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट अगर ऑफ 3 निकालते हैं तो 1.732 आता है, तो वैल्यू निकलेगा नहीं। यहाँ पर देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कट गया ये, तो 60 पंचे 300, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, ठीक। तो अभी हम लोग ये आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस साइन 300, बोलो, और माइनस साइन 300 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन 360 माइनस 60, बोलो, और साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा अगर हमको निकालना होगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा निकालना होगा, तो ये भी माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बोलो। साइन माइनस थीटा बराबर भी होता है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस थीटा, तो ये अगर 0 है तो इससे इस क्वाड्रेंट में चला गया, 4th क्वाड्रेंट में चला गया, और 360, तो 360 माइनस थीटा, तो फिर इसी क्वाड्रेंट में चला गया, बोलो। तो चौथे क्वाड्रेंट में दोनों ही आ जाता है, तो दोनों का मतलब क्या होगा, साइन माइनस थीटा बराबर भी माइनस थीटा, और साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी माइनस साइन थीटा, बोलो होता है क्या। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो 360 माइनस साइन माइनस 60 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस साइन 60 लिख सकते हैं क्या, बोलो, लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, आंसर √3/2। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट वैल्यू होता है 10a + b बराबर 10a + b, ये फार्मूला तुमसे पूछ दिया, समझे क्या। तो 10a + b बराबर होता है 10a + 10b बाय 1 जो ये तुमको दिया हुआ वही इसका फार्मूला है, समझे। तो इसके बराबर में बोला वाट होगा, तो इसके बराबर में क्या होगा, 10a + b हो जाएगा।